राहें जहाँ तक जाएगी राहगीर वहाँ तक जाएगा। राहें जहाँ तक जाएगी राहगीर वहाँ तक जाएगा। तुम दरिया से क्या पूछ रहे हो कि नीर कहाँ तक जाएगा। तुम दरिया से क्या पूछ रहे हो कि नीर कहाँ तक जाएगा। खींच धनु की डोर निशाना साधो अपनी मंजिल का। खींच धनु की डोर निशाना साधो अपनी मंजिल का। बाकी बाद में देखेंगे तीर कहाँ तक जाएगा। बाकी बाद में देखेंगे तीर कहाँ तक जाएगा। जी हाँ, आज मैं आपने थंबनेल के अंदर देखा होगा कि एक ऐसे विद्यार्थी की कहानी, उसका इंटरव्यू आपको इस वीडियो के अंदर दिखाएंगे। ये पूरा वीडियो देखने के बाद आप खुद अपने आप में परिवर्तन करने लगेंगे। आप इतने आत्म प्रेरित होंगे कि कठिन स्थितियों के हालातों के बावजूद भी हमें किस प्रकार से मेहनत करनी चाहिए। ये पूरी कहानी इस वीडियो के अंदर रहेगी। आप लास्ट तक जरूर देखें और इस वीडियो को देखने के बाद आपको प्रेरणा मिलेगी, आप प्रेरित होंगे और आप अपने लक्ष्य और मंजिल की ओर बढ़ जाएंगे। आपके भटकाव खत्म हो जाएंगे। और हमारा उद्देश्य इस वीडियो को लाने का यही है कि कठिन स्थितियों से, आर्थिक हालात खराब होने के बावजूद, विकट स्थितियां होने के बावजूद विद्यार्थी अपने आप को मजबूत कैसे रखें और अपनी मंजिल की ओर आगे कैसे बढ़ें, वो पूरी कहानी इस वीडियो के अंदर दिखाई जाएगी। इस वीडियो के अंदर, इंटरव्यू के अंदर हम जिस विद्यार्थी की आज कहानी आपको बताने जा रहे हैं, सुनाने जा रहे हैं, वो विद्यार्थी है रमेश कुमार पंवार, जिसका गांव डबकियों का तला पाटोदी ब्लॉक के अंदर यानी बालोतरा जिले के अंदर ये गांव स्थित है। गरीब परिवार से, आर्थिक हालात बिल्कुल नाजुक खराब थे इस विद्यार्थी के। स्कूली शिक्षा प्राप्त करने में अनेकों अनेक कठिनाइयाँ आई। फिर उसके बाद मजदूरी करना, फिर रुपये कमा करके वापस तैयारी करना, फिर डिग्री के साथ साथ फिर मजदूरी करना और फिर कंपटीशन की तैयारी करना और दूसरे ही अटेम्प्ट के अंदर अपनी मंजिल को प्राप्त कर लेना। यानी ये विद्यार्थी अध्यापक लेवल प्रथम भर्ती में अंतिम रूप से चयनित हुआ है। तो बातचीत करेंगे रमेश कुमार से और इस वीडियो को लास्ट तक आप देखें। पूरी कहानी आपको समझ में आएगी और आपको एक प्रेरणा देगी कि हमें भी इस प्रकार से मेहनत करनी चाहिए। तो रमेश, आइए, आपका आधार के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है और आधार परिवार की ओर से आपको अध्यापक बनने पर हार्दिक बधाइयाँ और ढेरों शुभकामनाएं। सबसे पहले आधार क्लासेस का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मुझे आज इस सबसे बड़े बालोतरा ज़िले की सबसे बड़ी कोचिंग में इंटरव्यू देने का मौका मिला है। उसके लिए मैं हेमंत सर आपका बहुत बहुत आभारी रहूँगा। हमने बालोतरा के अंदर हमारा ऑनलाइन स्टूडियो लगाने के बाद सबसे पहला और प्रथम जो इंटरव्यू है वो हम रमेश का ही ले रहे हैं, क्योंकि जितने भी विद्यार्थी पढ़ रहे हैं सबकी स्थितियां तो विकट है ही है। तब तो जाकर के गवर्नमेंट इस प्रकार की जॉब के अंदर विद्यार्थी रात दिन प्रयास कर रहे हैं। लेकिन रमेश की कहानी इन पूरे विद्यार्थियों में थोड़ी मुझे अनोखी, अलग प्रकार की लगी, ज़्यादा संघर्ष वाली कहानी लगी। और सेकंड और कम उम्र के अंदर इस मंजिल को प्राप्त करना, इतनी समझ विकसित कर लेना, इसलिए हमने देखा कि इस विद्यार्थी की कहानी सभी विद्यार्थियों के सामने रखी जाए और बताई जाए। तो रमेश, सबसे पहले ये बताइए कि आपकी स्कूल की शिक्षा कहाँ हुई और किन स्थितियों में हुई? मेरी स्कूल की शिक्षा सबसे पहले थी मेरे गांव के पास ही 1 से 5 तक के स्कूल हैं, मेघवालों की ढाणी, उसमें हुई थी। उसके बाद में क्लास 6 से 8 तक मैंने डूंगरनाडा में की थी। डूंगरनाडा उस प्राथमिक स्कूल है, वहाँ पर वो कुंपलिया में आती है। और उसके बाद में 9वीं और 10वीं मैंने प्रयोग से सरस्वती स्कूल से की। और उसके बाद में 11th और 12th मैंने साइंस बायो से प्रयोग से की। उसके बाद में 1 साल कमठे पर गया और उसके बाद में आगे का प्रोसेस यहाँ भी आधार से जुड़ा। यानी आपने जो 12वीं की, 12वीं आपकी 11th 12th आपकी बायो से हैं, यानी आप साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं। हाँ, साइंस से 11th और 12th दोनों साइंस से की। और 12वीं में 70% थे, वो भी प्रयोग में सबसे प्रथम स्थान था मेरा। यानी अपनी गांव की स्कूल के अंदर, गवर्नमेंट स्कूल में साइंस
जितने भी विद्यार्थी जो 12th में स्टूडेंट थे उनमें पहला स्थान था। 12th के अंदर टॉपर्स थे 70%। क्योंकि देखो विद्यार्थी बाहर जाए तो कहाँ जाए, इतनी महंगी स्कूलों में, बड़ी स्कूलों में स्थितियाँ विकट थी, और ऊपर से आर्थिक स्थिति भी देखी जाती है कि अपने घर वाले भी कहाँ तक अपने को खर्चा दे सकते हैं। इन कारणों से इनको वहाँ तक पढ़ना पड़ा, और फिर भी वहाँ रहते हुए भी, असुविधाएं होती हुए भी, इतनी फैकल्टी स्टाफ टीम नहीं होने के बावजूद भी इन्होंने अपनी मेहनत की, और अपनी मेहनत से 70% बना करके स्कूल के अंदर भी प्रथम स्थान प्राप्त किया। और आत्मा के अंदर भी उस टाइम में भी जागृति आपके आई होगी कि यदि मैं यहाँ खुद इतनी मेहनत करने के बावजूद टॉप आ सकता हूँ साइंस बैकग्राउंड से, तो आगे जिंदगी में भी बहुत बड़ी बड़ी सफलताएं प्राप्त कर सकता हूँ। हाँ, उसके बाद मुझे लगा कि मुझे कुछ करना चाहिए, सिर्फ बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। तभी मैंने घर वालों से कुछ नहीं कहा। घर वालों के पास वैसी स्थिति थी कि वो अपना खुद का खर्चा मुश्किल से चला सकते थे। इसलिए मैंने ठाना कि मैं कमठे पर जाकर भी मैं मेरी पढ़ाई को जारी रखूँगा। फिर एक साल मुझे बीच में गैप रखना पड़ा, क्योंकि आर्थिक स्थिति ऐसी थी। और उसके बाद मैंने जालौर में 1 साल काम किया कमठे का। उसके बाद में मैंने 3 माह की कोचिंग की थी आधार से। 3 माह की कोचिंग करने के बाद मुझे सफलता हासिल हुई, यानी कि प्री BSTC में सफल हो गया था, और मुझे पाली में कॉलेज मिल गया था। पाली में कॉलेज मिला तब मुझे लगा कि अब कैसे होगा, और अब कहाँ से पैसे आएंगे, कैसे फीस भरेंगे। मेरी भगवान ने आवाज़ सुनी और मुझे वहाँ पर फैक्ट्री में काम करने का मौका मिला, और वहाँ पर फैक्ट्री में काम किया 2 साल तक, और साथ में पढ़ाई भी कभी कभी करते थे, और कॉलेज रेगुलर जाना पड़ता था। BSTC रेगुलर होती हैं, कॉलेज गया था रेगुलर, वहाँ फैक्ट्री में रहता था, फैक्ट्री से आना जाना वहाँ पर, और छुट्टियाँ होती थी तो अभी काम भी करते थे, खुद का खर्चा भी चलाते थे, और थोड़ा बहुत होता तो घर वालों को भी देते थे। यानी आपने 12वीं करने के बाद आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण 1 साल तक आप जालौर में रहे और कमठे पे काम किया, और कमठे पे मजदूरी करके जो रुपया आए घर खर्चे के लिए भी दिए और खुद की पढ़ाई के लिए भी सेव रखे। और फिर प्री BSTC की बढ़िया ढंग से इन्होंने तैयारी कर दी। मैं प्री BSTC के हमारे जो बैच होते हैं उनकी खूबी बता दूं, 2 से 3 बैच हम हर साल लेते हैं, और 12th करते ही विद्यार्थी आ जाता है, और वो विद्यार्थी, उसको हम प्री BSTC का तो नाम है, पर वो विद्यार्थी यहाँ पे भले ही वो 3rd ग्रेड की तैयारी करे, आगे पटवार का एग्जाम दे, LDC का दे, 2nd ग्रेड का फर्स्ट पेपर का दे, वो अटकता नहीं है, क्योंकि हम उसको GK बहुत अच्छे से कवर करवा देते। प्री के नाम प्री का है, पर तैयारी उसको बहुत लेवल से करवाते हैं, समझ इतनी क्रिएट कर देते हैं कि विद्यार्थी अगले आने वाले 2-3 साल के अंदर ही वो सफल हो जाता है, यदि थोड़ा मैच्योर है और समझ अपने अंदर रखता है तो। 2019 बैच के अंदर ये BSTC में आए थे, और उस बैच में से मेरे यहाँ से लगभग 8-10 कैंडिडेट निकले उसी बैच के, उसी तैयारी के दम पर। क्यों? इस भर्ती के अंदर राजस्थान GK का पार्ट जोड़ दिया, और राजस्थान GK तो आधार का है, इन सब विद्यार्थियों को पता है कि पढ़ने के बाद में कहीं देखने की जरूरत नहीं है, केवल आधार का GK भी खूब है अपने आप में। आपने 1 साल तक जालौर में कमठे पे मजदूरी की, उसके बाद आपका BSTC में हो गया, 3 महीने तैयारी की। तैयारी करने के बाद आपको कॉलेज पाली मिल गई, फिर आपने वहाँ पर भी फैक्ट्री में साथ साथ काम करते रहे, और पढ़ाई को भी जैसे जैसे टाइम मिला आप पढ़ाई भी साथ में करते रहे। फिर BSTC के बाद आपने क्या किया? मैंने BSTC के बाद में, BSTC सेकंड ईयर चल रही थी उस टाइम, 2021 रीट का एग्ज़ाम था 2021 में सितंबर में, वो एग्ज़ाम दिया था। उसमें तैयारी कम रही, 2 महीने ही मिले थे मुझे तैयारी में, इसलिए मुझे उसमें असफलता मिली, 108 नंबर आए थे। और उसके बाद में मैंने राजस्थान पुलिस का फॉर्म भरा था, और राजस्थान पुलिस की तैयारी की, वो भी सेल्फ स्टडी से, और आधार क्लासेस के टेस्ट सीरीज ज्वाइन की रखी थी। उसमें 10-12 टेस्ट दिए थे। उसमें मुझे राजस्थान GK तैयार करने में बहुत फ़ायदा मिला, और टेस्ट सीरीज से मुझे अनुभव हुआ कि कहाँ गलती होती हैं और कैसे हम परीक्षा हॉल में अपने को ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। यानी पुलिस और पहला अटेम्प्ट आपको रिजल्ट तो नहीं दे पाया, लेकिन उस अटेम्प्ट ने आपको ये जरूर प्रेरणा दी कि अब अपन है तो नज़दीक, पर जो कमी रह गई है उसके लिए मेहनत करनी है। तो उन 2 असफलताओं ने आपको ये प्रेरणा दी है कि अब बहुत मंजिल नज़दीक ही है, थोड़े और एफर्ट्स लगाने, प्रयास करने हैं। हाँ, मुझे लगा कि मुझे जब असफलता मिली तो मैंने कहाँ गलती की, वो मैंने देखा और उस पर विचार किया। उसके बाद मैंने योजनाबद्ध रणनीति बनाई, और उस रणनीति पर चला, तभी मुझे यह सफलता हासिल हुई। यानी रीट पात्रता परीक्षा 2022 में आप कह रहे हैं कि सर मेरे 111 नंबर आए थे,
तो बढ़िया बात है, क्योंकि प्री के अंदर भी साइको है, शिक्षण विधियों का पार्ट है, ये स्कूली सब्जेक्ट जैसे मैथ का पार्ट है, हिंदी है, ये काफ़ी सब्जेक्ट कवर हो जाते हैं विद्यार्थी के। क्योंकि प्री का फर्स्ट का सिलेबस भी जो यदि कोई विद्यार्थी सही ढंग से पढ़े तो मेंस में काफ़ी हेल्प करता है, यदि व्यवस्थित रूप से विद्यार्थी पढ़े तो। फिर मेंस में जाता है तो राजस्थान जीके है ही, शैक्षणिक परिदृश्य है ही, और फिर बाकी जो सब्जेक्ट है वो तो दे ही रखें, पूरे के पूरे पढ़ने ही पड़ेंगे। लेकिन व्यवस्थित रूप से तैयारी करें तो प्री और मेंस के अंदर काफ़ी चीज़ें जुड़ी हुई है जो विद्यार्थी को फायदा देती है। लेकिन जब इनका अध्यापक भर्ती की जो प्रथम लिस्ट आई थी थर्ड ग्रेड का, पहली जो लिस्ट जारी की गई थी, उस दिन ही मेरे पास रमेश का कॉल आया था। रमेश ने कहा कि सर, माता पिता गुरुजनों का आप सभी का आशीर्वाद रहा और मेरा प्रोविजनल लिस्ट के अंदर नाम आ गया, और अभी मैं फैक्ट्री में ही काम कर रहा हूं सर, विकट स्थितियों के कारण। उस दिन पहले इसने सबसे पहले मेरे को उसी दिन ये बात बताई थी कि सर ये मेरी मजबूरियां हैं जिसके कारण ये काम करना पड़ रहा है, क्योंकि मेरा भाई छोटा है, उसको भी पढ़ाना है, एक सिस्टर अभी 12th की है, उसी को मैं शिक्षा के क्षेत्र में ला करके उसको भी आगे कोई न कोई गवर्नमेंट जॉब तक मेरे को पहुंचाना है। और खुद तो ये सेटल हो ही गया, क्योंकि इसने जो 3 से 4 साल तक कंटिन्यू निरंतर मेहनत की, वो तो रिजल्ट आपके सामने है ही, हम आपको सुना ही रहे हैं। लेकिन जब फोन आया तब मैंने इससे पूरी डिटेल ली थी। मैंने कहा भाई, पूरी जो तेरी स्थिति है, तेरी जो मेहनत है, तो संघर्ष है, वो बच्चों के सामने जाना चाहिए, और वो विद्यार्थियों के अंदर एक बहुत नई ऊर्जा, प्रेरणा, जोश भरेगा। लगेगा कि भाई कठिन हालातों के बाद में भी अपन यदि थोड़ी मेहनत कर ले, टाइम दें पढ़ाई के ऊपर, तो अपन सेलेक्टेड हो सकते हैं। लेकिन ये जो फोन फोबिया है, आज के दिन में जो फोन की लत गलत पड़ रही है ना, इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, ये टेलीग्राम ग्रुप जो है ना, जगह जगह बना रखे हैं, बस बार बार क्वेश्चन आते रहते हैं, ये उत्तर दो, वो उत्तर दो, तैयारी अपनी होती नहीं, वहां उत्तर देकर के अपन चेक करेंगे क्या, किसको चेक करेंगे? इस फोन फोबिया से कोई दूर हो गया, वो विद्यार्थी मैं कहता हूं सफल है, सक्सेस है। जरूरत के हिसाब से यूज करें, जहां जरूरी की बाकी चीजें तो मैं सब सेल्फ पढ़ रहा हूं, कोचिंग में पढ़ रहा हूं, नोट्स में पढ़ रहा हूं, जितना हो सके ज्यादातर खुद अपने स्तर पे पढ़ना चाहिए। बाकी कोई चीज है जैसे कोई करंट की है, कोई विशेष टॉपिक है अपने को देखने, तो उसमें अपन फोन का सीमित उपयोग करें और व्यवस्थित रूप से उपयोग करें तो काफी फायदा हो सकता है। हाँ, तो रमेश आप क्या बताएंगे इनके बारे में? मैं सबसे पहले तो जो भी सोशल मीडिया है उनसे दूरी बनाकर रखने के लिए कहता हूँ, क्योंकि मैंने जब असफलता हासिल की उसके बाद मुझे लगा कि ये सोशल मीडिया से दूर रहना चाहिए। मैंने फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम जैसी सोशल मीडिया से बहुत दूरी बना कर रखी थी। जब तक मैंने प्रण लिया था कि मेरे जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तब तक मैं इस सोशल मीडिया पर नहीं रहूँगा। मेरा रिजल्ट आया उसी दिन मैंने व्हाट्सअप डाउनलोड किया, और उसी दिन इंस्टाग्राम, उसके बाद इंस्टाग्राम तो तब तक नहीं किया था, उसके बाद में कई प्रोविजन लिस्ट आई, उसके बाद में 10-15 दिन बाद में मैंने इंस्टाग्राम और वो डाउनलोड किए थे, और रिजल्ट आया उस दिन मैंने व्हाट्सअप खोला था, क्योंकि कोई भी दोस्त स्टेटस लगाते हैं, कोई बधाई संदेश देते हैं, उसके लिए मैंने व्हाट्सअप खोला। तब तक मैंने प्रण दे रखा था कि जब तक मेरा रिजल्ट आएगा, सफल रिजल्ट नहीं आएगा, तब तक मैं इनसे दूरी बना कर रखूँगा। वैसे भी मैं फैक्ट्री में काम करता था, फिर भी मैंने व्हाट्सअप से, इंस्टाग्राम से, फेसबुक से, जो भी सोशल मीडिया है उनसे दूरी बना कर रखी थी, क्योंकि इसमें बहुत बुरी लत पड़ती है। कोई मैसेज भेजते हैं, किसी का स्टेटस देखते हैं व्हाट्सएप पर और इंस्टाग्राम पर रीलें देखते हैं, फालतू का समय जाता है उसमें। सबसे ये कहें तो कंपटीशन की तैयारी करने वालों के सबसे ये मीठी बीमारी है, मतलब मीठी गोली होती है। ये देखते जाते हैं, टाइम बहुत बर्बाद होता है इसमें और भविष्य बर्बाद हो जाता है। तैयारी विद्यार्थी यदि रमेश पूरा कोर्स एक बार जो पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम को व्यवस्थित पढ़ लें और उनके नोट्स बना लें, और फिर उन नोट्स का बार बार अध्ययन करें, और टेस्ट सीरीज में शामिल होकर के अपनी पूरी कमियों को यदि वो सामने लेकर के आए, उनको पढ़ के जांचें और उसको दूर करने का प्रयास करें, तो टेस्ट सीरीज का सफलता में कितना योगदान है आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा कोचिंग से भी ज़्यादा कहें ना तो वो टेस्ट सीरीज़ का फ़ायदा होता है, क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा अपने को खुद को इम्प्रूव करने का तरीका आ जाता है, और जो भी हमने क्या सीखा, क्या गलत सीखा, क्या नहीं सीखा है, उसके बारे में पता चलता है। जैसे राजस्थान जीके का टेस्ट होता है तो उसमें हमने कौन सा टॉपिक कमज़ोर है, कौन सा ज़्यादा बेस्ट है, किस टॉपिक पर ज़्यादा जोर देना है, वो सबसे ज़्यादा टेस्ट में फ़ायदा होता है। और कोचिंग के बाद भी यदि कह दें को मैंने कोचिंग की, बड़ी बड़ी कोचिंगों से भी कोचिंग कर लेते हैं, फिर भी वो असफल रहते हैं, क्योंकि वो बार बार रिवीजन नहीं करते हैं, टेस्ट नहीं देते हैं, और खुद को इम्प्रूव करने का तरीका नहीं होता उसके पास, तभी वो असफल हो जाते हैं। मैं कहता हूँ कि जो भी कोचिंग करता है या नहीं करता, सेल्फ स्टडी सबसे बेस्ट होती है। उसके बाद में भी आप कोचिंग करते हो तो कोचिंग में भी
कोचिंग जाने के बाद भी आप रिवीजन साथ में करें और साथ साथ में टेस्ट देते रहें, तभी आप सफल हो पाएंगे। और आपकी संगति ऐसी होनी चाहिए कि आपके दोस्त हैं, मित्र मंडली हैं, वो भी पढ़ने वाले होने चाहिए, यानी कि आपको डिस्कस वगैरह करनी चाहिए हमेशा। जो भी साथ में रहते हैं उनसे उनके साथ डिस्कस वगैरह करते रहना चाहिए। और क्लास से भी सकारात्मक विचार वाले भी दोस्त होने चाहिए। रमेश से जुड़ी हुई कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, केवल आपकी प्रेरणा और मोटिवेशनल के लिए, कि इसने जब पहली बार मेरे को कॉल किया था तो वहाँ से फैक्ट्री से फ़ोटो भेजा था कि सर अभी मैं यहाँ पे ये काम कर रहा हूँ, तो वो तस्वीर भी दिखाऊंगा। और ये जिस रूम में रह कर के तैयारी करता था, पढ़ता था, उस रूम के भी दृश्य दिखाऊंगा कि किस प्रकार की स्थितियों में रह कर के, क्योंकि ये रहना मजबूरी थी, क्योंकि हालात इस प्रकार के हैं, जितना खर्चा चाहिए उतना जब नहीं मिलता है ना, तब विद्यार्थी कम में काम चला करके भी अपनी मंजिल प्राप्त करना चाहता है, और ये काम रमेश ने किया। तो यहाँ पे देखिए, ये तस्वीर है फैक्ट्री में काम करते। वहाँ से जब कॉल पे बात हुई थी तब मेरे को वहाँ से पिक्चर भेजी थी, सर कि इस फैक्ट्री में हूँ, ये कपड़ा पेंडिंग का काम है, यहाँ पे काम करता हूँ, और इतना पेमेंट मिल जाता है कि घर का भी खर्चा निकल जाता है और हमारे भाइयों की पढ़ाई का भी खर्चा निकल जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी कला है, हुनर है। महात्मा गांधी ने कहा था, जो आत्मनिर्भर बनेगा वो विद्यार्थी ही, वो इंसान ही आगे दुनिया में बढ़ेगा। जो आत्मनिर्भर ना बन पाया वो विद्यार्थी कुछ नहीं कर पाएगा। और ये जो चीज़ें अपने आप अपने को मिल जाती ना, वंशानुगत पैतृक संपत्ति के रूप में, उस संपत्ति की यदि वैल्यू अपने को पता नहीं है तो वो संपत्ति भी एक दिन चली जाएगी। लेकिन मेहनत से जो चीज़ें प्राप्त करते हैं वो कभी जा नहीं सकती, क्योंकि वो अपने काबिलियत और हुनर से अपन प्राप्त करते हैं। रूम के बारे में मैं थोड़ा देर से दिखा दूँ। ये रूम है, देख लो, ये गेट है, ऊपर ये पतरे लगे हुए हैं। बारिश के टाइम में भी यहाँ पर बूंदाबांदी सब पानी अंदर टपकता रहता है। लेकिन इनकी कहानी अपने को ये प्रेरणा देती है, स्थितियाँ कितनी भी कठोर क्यों ना हो, यदि आदमी ने, इंसान ने, विद्यार्थी ने ये ठान लिया है कि मैं मेरी मेहनत से सब कुछ जीत लूंगा, तो वो जीत सकता है। और आपके सामने एग्जाम्पल है। और इस प्रकार की खूब सारी कहानियां हम आपको और भी दिखाएंगे हमारे इस यूट्यूब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। आप रमेश विद्यार्थियों को कोई और संदेश देना चाहेंगे तो आप बोल सकते हैं, बता सकते हैं खोल करके। बाकी विद्यार्थियों ने आपकी पूरी चीज़ें तो सुनी ही हैं। कोई 2-4 लाइनें आप विद्यार्थियों के लिए बोलना चाहते हो, जो विद्यार्थी अभी हताश हुए हैं, निराश हुए हैं, मेहनत खूब की है, फिर भी कई विद्यार्थी किनारे पे लटक गए हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं उनके लिए 2 लाइन बोलता हूँ कि ना दूजा देगा साथ कोई, ना दूजा देगा साथ कोई, ना तीजा कोई कदम सुमेगा, ना कोई तीजा कदम सुमेगा, खुद को खपा इतिहास बदल, खुद को खपा इतिहास बदल, फिर नतीजा कदम सुमेगा, फिर नतीजा कदम सुमेगा। यानी कि आप जब तक खुद को खपाएंगे नहीं, यानी कि खुद को खुद परिश्रम नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, तब तक इतिहास नहीं बदलेगा। इतिहास को बदलने के लिए खुद को परिश्रम करनी पड़ेगी, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और मेहनत करने में कतराना नहीं चाहिए। हमेशा आगे बढ़ने के लिए बड़े बड़े मोटिवेशन वाले, उनसे मोटिवेशन होते रहें। और जो भी अपने आपके परिवार से हैं, आपको मोटिवेशन करते हैं, उनसे मोटिवेशन होते रहें। और आपके प्रेरणादायी हैं, जो भी गुरु हैं, जो भी आप जिसको आप हीरो मानते हैं, उनसे आप प्रेरित होते रहें। और जो भी आपके जीवन में समस्याएं आती हैं, तो उन समस्याओं का हर समय हल उसका निकल जाता है। यानी कि आपको समस्या पर लड़ना होता है, समस्या हर हाल में हल होती है समस्या का। तो आप इनसे प्रेरणा लेकर के वापस मेहनत में जुड़ जाएं। जो विद्यार्थी मेहनत करने के बावजूद रह गए, वो विद्यार्थी अच्छे से मेहनत करें, लगन के साथ लगे रहें। मैं कहता हूं उनकी बारी है, और अभी जल्द ही वापस आपको भर्तियां मिलने वाली है, डरने की ज़रूरत नहीं है। बाकी हमारा तो यहाँ पे बालोतरा के अंदर जो हम 2014 से हमारी कोचिंग चल रही है, मैं तो विद्यार्थियों को एक ही बात कहता हूँ कि जिन्होंने अभी तक पाठ्यक्रम तैयार नहीं किया है, जिन विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम के बारे में सही नॉलेज नहीं है, सब्जेक्टों का भी नॉलेज नहीं है, उनको तो ऑफलाइन बैच ज्वाइन करके अच्छे से बढ़िया ढंग के टीचरों से पढ़ना चाहिए। एक बार 5 से 6 माह के अंदर पूरे पाठ्यक्रम को अपने नोट्स के रूप में लिख देना चाहिए। फिर व्यवस्थित रूप से घर बैठ करके या लाइब्रेरी में बैठ करके उनका बार बार अभ्यास और रिवीजन करें, और साप्ताहिक शेड्यूल के अनुसार टेस्ट पेपरों से जुड़े। और बच्चों को मैं हमेशा प्रेरित करता हूं, जो नए होते हैं उनको सीधा ऑफलाइन बेस में डाल देता हूं। और जो विद्यार्थी, मुझे पता है कि इसने पूरा पाठ्यक्रम तैयार कर रखा है लेकिन पिछली भर्ती में कुछ कमियों के कारण से बाहर रहा, तो उनको कहता हूं साप्ताहिक शेड्यूल से जुड़ जाओ।
टेस्ट पेपर देते जाओ, अपनी कमियों के अंदर सुधार करते जाओ और जो मैटर पढ़ा है उसको स्थायी करते जाओ, सफलता अपने आप मिलेगी। बस 2-4 सिद्धांत अपने जीवन में पाल लो और उन सिद्धांतों के ऊपर चलना शुरू हो जाओ, सफलता अपने आप मिलेगी। बस मेहनत आपकी सही दिशा में होना चाहिए। तो इस इंटरव्यू के अंदर इतना ही। अगले नए इंटरव्यू के साथ में अपन फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।